हाय फ्रेंड्स। तो आज जो है हम एक स्टूडेंट के कहने पर मैं जो है एक वीडियो शुरू करने जा रहा हूं जो कि BPCE आपका 11 है। उसका एग्ज़ाम था, वो कह रही थी कि एग्ज़ाम 12 से शुरू है, तो कोशिश करते हैं जितना वीडियो हो सके हम अपलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं यूनिट 1 से। इसमें इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस यूनिट में, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ब्लॉक 1 का है, जैसे कि आप देख सकते हैं PDF है, ब्लॉक 1 का है, ठीक है। देखिए इसमें जो है 1.0 में इंट्रोडक्शन है, 1.1 में ऑब्जेक्टिव है, 1.2 में इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी है, 1.21 ये सारे जो है ये दे रखे हैं। चलिए हम आगे निकलते हैं इससे आगे, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो अगर आप इसमें आगे देखेंगे तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जितने भी पार्ट्स हैं जो इसमें दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको आगे जाकर के सब मिल जाएंगे, टोटल के टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि सेकेंड यूनिट में, जिसमें कि ब्रांच और साइकोलॉजी के फील्ड दिया हुआ है, जो कि आपके BPC 001 का पहला ब्लॉक है। तो आपने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है। ये BPC 001 जिसका होगा उसमें दे रखा है, इस बुक में नहीं। और अप्लाइड फील्ड्स में, अप्लाइड फील्ड जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होते हैं, जहाँ पर में वेयर द प्रिंसिपल्स एंड डिस्कवरीज ऑफ साइकोलॉजी आर यूटिलाइज्ड इन एजुकेशनल स्कूल सेटिंग्स, जहाँ पर में कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी शिक्षण संस्थान या स्कूल में, उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर। दिस इज़ द रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी थ्रू, यह साइकोलॉजी का बढ़ने वाला, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला फील्ड है। आउट द वर्ल्ड एंड हैंस इज़ दिस फुल कोर्स ऑन स्कूल साइकोलॉजी विथ 4 ब्लॉक्स। और इस तरीके से इसी के अनुसार से 4 साइकोलॉजी का ब्लॉक बना दिया गया है स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर। और इसको 16 यूनिट में इस बुक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बांट दिया गया है। यूनिट इन टोटल कवरिंग द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, इसमें स्कूल साइकोलॉजी की पूरी फील्ड को कवर कर रखा है, बेसिक में एज वेल एज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, पर्सपेक्टिव को देखा है, जो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, प्रासंगिक है और इम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण भी है। इन दिस यूनिट वी विल बी लर्निंग ऑल अबाउट स्कूल साइकोलॉजी, हाउ इट डेवलप्ड इट रोल्स एंड फंक्शंस एट्सेट्रा। कहते हैं इस यूनिट में हम स्कूल साइकोलॉजी के बारे में जानने होंगे, कैसे ये डेवलप हुआ, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में। तो अभी तक यहाँ तक तो आप देख चुके होंगे क्या दे रखा है। यहाँ तक तो केवल इतना ही दे रखा है कि एजुकेशन संस्थान पे, स्कूल पे कैसे स्कूल साइकोलॉजी का विकास हुआ है, स्कूल साइकोलॉजी कैसे कैसे बहुत तेज़ी से विकास करते आ रहा है। और इसी अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग टू ये स्कूल साइकोलॉजी, ये आपको साइकोलॉजी में बनाया गया BPC 11 करके, जिसमें 16 यूनिट है, जो कि स्कूल साइकोलॉजी को बेसिक और जो ब्रॉड लेवल है दोनों इसमें आते हैं। और इस यूनिट में हम जो है सीख रहे होंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ और इसके क्या क्या काम है, मतलब स्कूल साइकोलॉजी कैसे अभी तक यहाँ तक आया है, स्कूल साइकोलॉजी के क्या रोल है, स्कूल साइकोलॉजी के क्या कार्य है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से अगला पैराग्राफ है, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। देखिए अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी। पहले हम देखते हैं स्कूल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ। एंड एल्यूसिडेट द मेजर डोमेन, ठीक है, एल्यूसिडेट द मेजर डोमेन्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। और स्कूल साइकोलॉजी का जो मेजर डोमेन है, मेजर डोमेन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो मुख्य भाग है उसकी प्रशंसा भी करते चलेंगे। एल्यूसिडेट मतलब प्रशंसा करना, ये जो पार्ट दे रखे हैं एल्यूसिडेट, ये प्रशंसा करना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वही दे रखे हैं स्कूल साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग शामिल है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर स्कूल चिल्ड्रन, ये सारे शामिल है। ये क्या होते हैं,
इसके बारे में हम जानेंगे। We then present the role of school psychologist and therapeutic interventions with school children in the school settings. तब हम क्या करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट की स्कूल में क्या भूमिका है और वो कैसे इसका उपचार करते हैं बच्चों के साथ मिल करके स्कूल में, उसको भी हम देखेंगे। एवरी प्रोफेशन हैज़ ए प्रोफेशनल एसोसिएशन विच एडवांसेस इट्स कॉज। जितने भी हमारे पेशा होते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो कि इसको आगे बढ़ाती है और जो कि इसका कारण बनती है। School psychology too has a professional association, and we have put across the professional association of school psychologists, which include American Psychological Association, National Association of School Psychologists. देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें यहाँ पे दे रखा है कि हर एक प्रोफेशन जो है ये कोई ना कोई कारण से किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़ा होता है, और इसी कारण से यहाँ पे दे रखा है कि स्कूल साइकोलॉजी टू हैज़, स्कूल साइकोलॉजी के भी जो अपने जो है खास करके वो आपके मीनिंग है, और ये भी किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ में रखा है, पुट अक्रॉस। स्कूल साइकोलॉजिस्ट को प्रोफेशनल एसोसिएशन से यहाँ पे जोड़ रखा है, जिसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शामिल है, नेशनल एसोसिएशन स्कूल साइकोलॉजिस्ट शामिल है, इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन शामिल है, और भारत में अगर हम देखें तो हमारे पास वी हैव इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। हमारे पास क्या है, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। तो देख सकते हैं कि एक तो अमेरिका में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एक इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन है, और भारत में देखें तो इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन है। तो अभी तक जो इसमें यही चीज़ दे रखी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए क्या है आगे दे रखा है इसमें कि दिस इज़ फॉलोड बाय सबस्टेंशिएटिंग द स्कूल साइकोलॉजी एज ए प्रोफेशन। यह सब मिला करके क्या कर रही है कि स्कूल साइकोलॉजी एक प्रोफेशन के रूप में है या नहीं है, क्या स्कूल साइकोलॉजी को प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है, नहीं अपनाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को ये क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। सबस्टेंशिएटिंग मीन्स मजबूत करना, यहाँ पे वर्ड दे रखा है। वी देन प्रेजेंट द प्रोफेशनल जर्नल्स इन स्कूल साइकोलॉजी विच इंक्लूड्स स्कूल साइकोलॉजी इंटरनेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी क्वार्टरली। तब हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल जो जर्नल होते हैं स्कूल में साइकोलॉजी में, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्कूल साइकोलॉजी इंटरनेशनल आते हैं और स्कूल साइकोलॉजी क्वार्टरली वाले आते हैं, ठीक है। देन वी हैव ए सेक्शन डिस्कसिंग द चैलेंजेस फॉर स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। तब क्या करेंगे हम कि स्कूल साइकोलॉजी तो चलो एक प्रोफेशन के रूप में हमने अपना लिया कि स्कूल साइकोलॉजी चलो एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी है, चैलेंजेस भी हैं। उसके अलग अलग जो सेक्शन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वी हैव ए सेक्शन, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि स्कूल साइकोलॉजी को एक प्रोफेशन के रूप में जोड़ दिया गया, जो इस पैराग्राफ में दे रखा है। पूरा का पूरा जो ये पैराग्राफ अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और इसमें अलग अलग एसोसिएशन के नाम दिए हुए हैं, साथ में अमेरिकन के आप देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है इंडिया में भी है स्कूल साइकोलॉजी का प्रोफेशन, लेकिन इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो दे रखे, चुनौतियां हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस चैप्टर को पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। शायद ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, चलिए फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ एक बार। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप स्कूल साइकोलॉजी को डिफाइन कर पाएंगे। डिफाइन जानते हैं ना, परिभाषित करना। उसके बाद सेकंड में है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी के जो खास लक्षण क्या है, विलक्षण चीज़, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जो खासियत है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद एल्यूसिडेट द मेजर डोमेन्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी के मेजर डोमेन के बारे में आप प्रशंसा कर पाएंगे। डोमेन का मतलब अलग अलग जो भाग होते हैं उसको डोमेन कहा गया है यहाँ पे। इसके बाद आप आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कि डिलिनिएट द रोल ऑफ एपीए इन एडवांस स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं कि एडवांस स्कूल साइकोलॉजी में जो एपीए की भूमिका है या रोल है यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं, उसके बारे में आप जान पाएंगे। इसके बाद है
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन प्रमोटिंग स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी में को प्रमोट करने में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप डिस्कस कर पाएंगे। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी की जो फंक्शन है और रोल है उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपने देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स रिक्वायर्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अगर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट ना हो, साइकोलॉजी को जानने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, तो वो कैसे फिर समझ पाएंगे बच्चों के ब्रेन कैसा है, कौन बच्चा क्या सोच रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजिस्ट वहाँ सेट करता है, ठीक है। और कुछ इस तरह के बच्चे आते हैं तो वो भी साइकोलॉजिस्ट के ही नज़र में रहता है, जो कि अलग अलग ब्रेन लेके मतलब विकसित होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट का मतलब यहीं पे दे रखा है, ठीक है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायर होती है स्कूल में, तो उसको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट की वही है स्कूल सेटिंग, जो मैंने अभी बताया था वही स्कूल सेटिंग है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी है, तो चलिए देखते हैं। दे रखा है द नेम स्कूल ब्रिंग्स आउट सम वेरी कलरफुल मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फॉर मोस्ट ऑफ अस। हम सब के लिए अगर स्कूल का नाम सुनते ही जो दबी हुई और रंग बिरंगा जो यादगार है अपने बचपने की, वो याद आ जाती है। आफ्टर लिस्निंग टू दिस वर्ड वी रिवर्ट बैक फॉर ए स्कूल फ्यू सेकेंड्स टू आवर चाइल्डहुड व्हेन वी वर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट। कहते हैं इस वर्ड को सुनने के बाद हम कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए सीधा अपने बचपने में वापस लौट पड़ते हैं। रिवर्ट बैक, यहाँ पे वही वर्ड दे रखा है, रिवर्ट बैक मीन्स वापस लौट पड़ना, ठीक है। तो किसी फ्रेंड्स का मैसेज आ गया था, चलिए कोई बात नहीं है, नेट मैंने बंद कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं वो सारा चीज़ हमको याद आ जाता है जब हम स्कूल जा रहे थे, वो सारी चीज़ें हमको याद आ जाती है। While many children used to have fun with friends in and around the school, most of the times few could also be seen praying teacher will be on leave and that day or forget about the test, particularly when they had not done the homework or were not prepared for the test। क्या दे रखा है while मतलब एक और तो बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आसपास या स्कूल में कई बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, फ़न कर रहे होते हैं और ऐसा करके समय बिताते हैं। लेकिन उससे कुछ ऐसे भी हैं जो कि टीचर को जो है वो बी सीन प्रेइंग टीचर को प्रे कर रहे हो दिखाई देते हैं, कि प्रार्थना कर रहे होते हे भगवान शिक्षक आज स्कूल ना आए, शिक्षक लीव पे चले जाए। खास करके उस दिन ऐसा कर रहे होते हैं ऐसे बच्चे जिस दिन वो कोई खास टेस्ट याद करना भूल जाते हैं, खास करके उस दिन जिस दिन वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं या टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं, वही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो कितना अच्छा बात दे रखा है, आप जान सकते हैं। हम में से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम भी बच्चे में ऐसे ही थे, क्योंकि बचपन में हमारी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी पढ़ाई पे। चलिए आगे चलते हैं कि some subjects we used to learn fast and easily, whereas some subjects we used to avoid being difficult to understand and learn। कुछ सब्जेक्ट जो है हम बहुत तेज़ी से याद कर लिया करते थे, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा लगता था कि छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उन्हें समझने में और लर्न करने में। Few teachers used to be our favorites for helping us overcome our difficulties in learning, while students used to fear some teachers for their strictness and nature। कहते हैं कि कुछ टीचर तो हमारे फेवरेट होते थे जो हमें हमारी कठिनाई को पार करने में या ओवरकम करने में हमारी हेल्प करते थे, याद करने में हेल्प करते थे, जबकि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ टीचर से डर के रहा करते थे, क्योंकि ऐसे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और उनका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो इस पैराग्राफ में यही है कि स्कूल मेमोरी कैसी होती है, स्कूल में जब जाया करते थे तो कैसा फील होता था, पढ़ने वाले कैसे रहते थे, नहीं पढ़ने वाले कैसे रहते थे, उस समय के टीचर कैसे हुआ करते थे, उस समय जो है टीचर कितना बोल्ड स्ट्रिक्ट नेचर के होते थे,
और बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे होते थे जो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान आज टीचर ना आए, आज टीचर ना आए, जो जिनका होमवर्क नहीं याद हुआ करता था। ठीक है, तो वही पैराग्राफ इसमें दे रखा है। चलिए देखते हैं आगे। आगे दे रखे हैं इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ है, दोज प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैड टू फेस द जेलसी ऑफ द रेस्ट मोस्ट ऑफ द क्लास हु वर टीचर्स फेवरेट फॉर बीइंग स्टूडियस, एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रॉर्डनरी। कहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, प्रिविलेज मतलब जिससे सब कुछ मिलता था, उन्हें बहुत सारी क्लास में ऐसे बच्चों से जेलसी का सामना करना पड़ता था, उनसे उनको जलन हुआ करता था, क्योंकि ये ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, लेकिन टीचर उन बच्चों के पक्ष में आ जाते थे। खास करके वही लाइन दे रखा है, जो बच्चे मेहनती, स्टूडियस हुआ करते थे, एक्टिव हुआ करते थे, स्मार्ट हुआ करते थे, इंटेलिजेंट हुआ करते थे और असाधारण या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करते थे। ऐसे टीचर्स ये नहीं देखते थे कि कौन सा बच्चा अमीर कितना है, कितना पैसा वाला है, प्रिविलेज कितना मिला है उसको। ठीक है, द बिगिनिंग्स ऑफ हॉलीडेज वर सेलिब्रेशंस, यहीं से दे रखा है। While reopenings of the school after the end of holidays happened to be a nightmare little less than exams. हॉलीडे की जो शुरुआत होती थी वो तो एक खुशी के मतलब सेलिब्रेशन के साथ हुआ करती थी, जबकि दोबारा अगर स्कूल खुलता था हॉलीडे के एंड होने के बाद तो ऐसा मालूम पड़ता था कि यह एक सपना है। एग्ज़ाम की तुलना में थोड़ा कम लगता था ये चीज़, हैपन टू बी ए नाइटमेयर लेस देन एग्ज़ाम। The mother used to be perceived relieving her some displaced frustration on the kids for not doing well in studies, exams. Fathers were found most of the time busy with their office work or meetings. After effects even at home. दे रखे मदर जो है हमेशा अपने आप को रिलीव किया करते थे। परसिव्ड मतलब फील करना, या रिलीव करना मतलब अपने आप को जताना, कि जब छुट्टी हुआ करती थी तो वो अपना बचा खुचा हुआ जो गुस्सा होते हैं, डिस्प्लेस्ड फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया करते थे। खास करके ऐसे बच्चों के ऊपर कि वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, पढ़ते अच्छे से नहीं है। और फादर क्या करते थे, मम्मी तो ये काम करती थी, और फादर क्या करते थे, अधिक समय जो है अपने ऑफिस वर्क और मीटिंग में ही बिजी रहते थे। आफ्टर इफ़ेक्ट्स इवन एट होम, और जब आते थे तो घर पे भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट दिखाते थे। आगे दे रखे हैं कि passing the class with a respectable or sometimes tolerable percentage and promotion in the next one used to be the most pleasant surprise for few students. कहते हैं कि क्लास में पास होना बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और परसेंटेज के साथ और प्रमोशन के साथ अगली क्लास के लिए, यह बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल हुआ करता था कुछ बच्चों के लिए, फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। और रिलीफ मतलब राहत का किसके लिए हुआ करता था, तो अपने बच्चों के लिए, खास करके टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। सॉरी, बच्चे नहीं होगा यहाँ पे, टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए। बट गॉन आर द डेज नाउ, लेकिन वह सब दिन अब बीत चुके हैं। लेट्स कम बैक टू साइकोलॉजी। अब चलो साइकोलॉजी को देखते हैं। यू हैव सीन इन द फर्स्ट यूनिट, आपने पहले यूनिट में देखा है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ योर BPC 001 में दे रखे हैं। साइंटिफिकली स्टडीज़ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस, जिसमें कि बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं अगली पैराग्राफ में। आप एक बार नहीं, इसको कई बार जब रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको वर्ड भी समझने में आने लगेगा और सेंटेंस भी समझ में आने लगेगा। जो हम अभी ट्रांसलेट करते आ रहे हैं ये काफ़ी लंबा प्रैक्टिस है मेरा, इसलिए मैं कर ले पा रहा हूँ। तो आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा किस वर्ड को कैसे हम जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में भी आने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट चंडीगढ़ समटाइम समवेयर, कि आपने चंडीगढ़ के बारे में कभी या कहीं सुना होगा। माइट हैव लगा हुआ है तो संभावना कम बनी हुई है। ठीक है, यस यू आर राइट, बिल्कुल आप सही हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स रॉक गार्डन एंड इज़ नोन एज द सिटी ब्यूटीफुल। यह रॉक गार्डन के लिए बहुत फेमस है और सिटी ब्यूटीफुल के रूप में जाने जाते हैं। बट ड्यूरिंग अक्टूबर 2010 इट वॉज ए न्यूज़ फॉर सम
rather unexpected reactions of a few students। लेकिन अक्टूबर 2010 के समय में यह एक ऐसी समाचार थी, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस था कुछ फ्यू स्टूडेंट्स का। अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन स्टूडेंट्स ने दिया था जो नहीं देना चाहिए। A student after getting 0 mark in mathematics internal assessment exam posted objectionable remarks and abusive comments on Facebook and shared with many other co-students who also got involved and supported him for his outburst। एक स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स में 0 मार्क मिलने के बाद जो मार्क उनको इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम में मिला था, उन्होंने क्या किया, एक आपत्तिजनक रिमार्क जो है उसमें गाली गलौज लिख करके एब्यूजिव कमेंट्स फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, और साथ ही जो उनके पढ़ने वाले थे को स्टूडेंट उनको भी बहुत सारे को शेयर कर दिया उन्होंने, जो कि इसमें लिप्त थे या इन्वॉल्व थे। और ये जो को स्टूडेंट या साथ पढ़ने वाले थे, इन सब ने भी उनको सपोर्ट किया इस गुस्सा के लिए, फॉर हिज आउटबर्स्ट, कि उसे 0 नंबर मिला है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही दोस्त थे उनके जो इनकी तरह थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, द स्कूल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन रस्टिकेटेड एंड बैंड द एंट्री ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस फॉर 3 months, which amending after request from the parents, the school reduced later and directed the students to do community service in the school premises। क्या दे रखे हैं, स्कूल क्या किया इसके लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, इसको डिसिप्लिनरी एक्शन कहा जाता है। रस्टिकेट कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया, और 16 जो स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल थे उनको बैन कर दिया स्कूल में एंट्री करने से, कि स्कूल के जगह पर में प्रीमाइस पर में नहीं आएंगे 3 महीने तक। विच अमेंडिंग आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, लेकिन बाद में उन बच्चों को जो पेरेंट्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने के बाद जो ये 3 महीने वाला जो ये रिस्ट्रिक्शन था बच्चों के ऊपर लगी हुई थी, उनमें सुधार किया गया। अमेंड मतलब सुधार करना या संशोधन करना, ठीक है, और इसको बाद में घटा करके कम कर दिया गया, और इन स्टूडेंट को कहा गया, डायरेक्ट किया गया कि स्कूल के जो जगह है, आसपास के क्षेत्र हैं, स्कूल का जो अंदर का भाग है उसमें कम्युनिटी सर्विस करे। कम्युनिटी मतलब कुछ ना कुछ काम करे आकर के यहाँ पर में। द मैटर इवन रेज्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अगेंस्ट द पनिशमेंट बट द ऑनरेबल कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन। यह बात जो है वो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट थी वहाँ तक चली गई कि ये तो एक पनिशमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, टीचर्स ने ऐसा किया, स्कूल ने ऐसा किया। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या किया, इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़ में दे रखा है वहीं छाप दिया है इस बुक में, अक्टूबर 9, 2010 का, अक्टूबर 25, 2010 का, दैनिक भास्कर का नवंबर 9, 2010 का। तो अभी तक तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ये तो लगभग बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, कई बार जो है अपना गुस्सा जो है वो स्कूल या टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। कई बार टीचर्स की भी गलती होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा स्टूडेंट्स ही गलत होते हैं। टीचर्स भी कई बार क्या करते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ इस क्लासरूम में बच्चे के साथ नहीं पेश आते हैं, और इसके कारण से जो है कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी लैक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे इस पैराग्राफ में। इसमें दे रखे हैं, इन एन अनदर इंस्टेंस दैट हैपेंड इन तमिलनाडु's Dindigul district, a 10th standard student hanged himself in the school premises because his English teacher had reprimanded him for forging his signature in the answer sheet। क्या दे रखे हैं, एक दूसरा उदाहरण या एग्जाम्पल, इंस्टेंस को एग्जाम्पल कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, हैपन हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि एक 10th का बालक था या लड़का था या विद्यार्थी था, उसने अपने आप को जो है स्कूल के जगह में फांसी लगा लिया, फांसी से लटक गया, हैंग कर गया। क्यों हुआ? बिकॉज हिज इंग्लिश टीचर, क्योंकि उनका इंग्लिश टीचर ने उन्हें काफ़ी डांटा, फटकारा, रेप्रीमेंड किया उनको। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी आंसर शीट पर में नकली साइन कर लिया था। कभी कभी नहीं देखते हैं कि आप जो है टीचर जैसे साइन करता है वैसे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वैसे ही साइन कर लें, तो इस कारण से उनको रेप्रीमेंट किया, डांटा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो अगस्त 14, 2010 को यहाँ पे छपा हुआ था।
चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि यू माइट हैव विटनेस्ड ऑल्टरकेशंस अमंग द क्लासमेट इन द स्कूल बट इन एन अनएक्सपेक्टेड incident, a student in Delhi shot at a junior student with pellet gun as the junior had taunted the accused and commented on his batting style in a cricket match। क्या दे रखे हैं कि आपने जो है स्कूल में क्लासमेट के बीच जो वाद विवाद हो जाता है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, विटनेस किया होगा, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होते हैं जो उम्मीद करने वाली घटना नहीं होती है। उसमें क्या करता है, एक दिल्ली का स्टूडेंट होता है, वो एक जूनियर स्टूडेंट को तो गोली ही मार देता है अपनी छोटी वाली गन से, पैलेट गन से, क्योंकि जूनियर ने क्या किया था कि जिसको मारा गया था उसने एक्यूज़ मतलब जो गन चलाया था उसको एक्यूज़ कहा गया है, उसके ऊपर ताना मारा था, ताना कस दिया था, टाउंटेड मतलब ताना मारना, और उनके ऊपर कमेंट कर दिया गया था कि क्रिकेट मैच में जो उसने बैटिंग करी थी वो गलत सही तरीके से नहीं करी थी, भला बुरा उसको कह दिया। Besides the pistol, a knuckle duster was also recovered from the accused। पिस्टल के अलावा उनके पास एक नकल डस्टर था, डस्टर कुछ होगा, इनके पास कुछ औजार होगा, वो उनके पास से बरामद किया गया था इन अपराधी के पास। Furthermore, the students of this school were reported possessing surgical blades, knives and chains also। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे उन्हें कहा गया कि उनके पास सर्जिकल ब्लेड भी थे, चाकू भी थे और चेन भी थे। ये हिंदुस्तान टाइम्स जुलाई 30, 2010 की है। आगे चलते हैं। येट इन वन अनदर शॉकिंग इंसिडेंट इन मुंबई, फिर भी एक दूसरा शॉकिंग इंसिडेंट मुंबई का है। एक उसमें एक क्लास 3rd का स्टूडेंट होते हैं, वह एक माइनर फाइट होता है, हल्का फल्का लड़ाई होता है, उसमें वो अपने एक क्लासमेट होते हैं, उसको एक जोड़ा जो कैंची होता है, पेयर ऑफ सीजर, उससे उसको घायल कर देता है, स्टैब कर देता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि विद ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट हियर वी मीन बोथ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन वन हैंड एंड सब्जेक्ट एज ए पर्सन ऑन द अदर हैंड, whose behavior you study as a student of psychology, how many and what observations can you make out of this above quoted real life example। कहते हैं आपकी जितनी समझ है सब्जेक्ट के ऊपर, हियर वी मीन बोथ सब्जेक्ट साइकोलॉजी एक तरफ और जो सब्जेक्ट जो पर्सन के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है या किसी पर्सन के बिहेवियर को समझा है कि कैसे वो गुस्सा करता है, कैसे स्टूडेंट जो है वो बिगड़ जाता है क्लासरूम में, तो इसी को स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यहाँ कहा गया है। तो हाउ मेनी एंड व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक आउट, कहते हैं तो इससे क्या आप निरीक्षण कर सकते हैं या गौर से इसको देख सकते हैं, क्या आप इसका मतलब निकाल सकते हैं, जो ऊपर की जो रियल लाइफ की एग्जाम्पल है उससे आप क्या समझते हैं। वी शैल डील हियर विद वन मेजर अंडरलाइंग फैक्टर दैट देयर were some definite behavioral problems with these students and they were in need of some kind of help, that is psychological help। कहते हैं हम इन ये जो मेजर जो प्रॉब्लम है अंडरलाइंग फैक्टर इन सब से निपटेंगे। दैट देयर वर सम डेफिनेट बिहेवियरल प्रॉब्लम, और हम देखेंगे कि ये जो बच्चे ऐसे कर रहे थे जो ऊपर हम पढ़े हैं इन सब के बारे में, इसके पास कुछ बिहेवियर की समस्या थे, बिहेवियरल प्रॉब्लम थे और उन्हें सही समय पे हेल्प की ज़रूरत थी। और वो किस प्रकार की हेल्प थी, तो साइकोलॉजिकल हेल्प की। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि रेफरिंग बैक 1 सेकेंड टू द सेकेंड यूनिट को दोबारा जो है एक बार देखते हुए, जो कि फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी ब्रांच के है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक है आपके BPC 001 में। ये BPC 001 जिसने लिया होगा वो पढ़ा होगा इसको। तो आप जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अलावा। Blending both of these fields, it may be said in broader terms that school psychology is that field of psychology which applies the principles and discoveries of educational psychology। दोनों फील्ड को अगर हम मिला दें, ब्लेंड कर दें, तो कहा जा सकता है बहुत अच्छे अर्थ में कि स्कूल साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड की साइकोलॉजी है जहाँ पर में कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो डिस्कवरी है वो अप्लाई होती है और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी अप्लाई होती है। और ये तीनों को अप्लाई करके
स्टूडेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और उनकी लक्षण को देखा जाता है, उनको डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं एज वेल एज एडोलेसेंट जो वयस्क होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसके साथ वेरियस बिहेवियरल और लर्निंग प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की बिहेवियर की समस्या होती है, उन्हें याद नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ें, उन समस्याओं को भी सुलझाना होता है। हैविंग ए क्लोज लुक एट फॉलोइंग सेक्शन वी विल क्लैरिफाई इट फर्दर। तो अगर हम इस सेक्शन को और पास से देखें तो हम और कुछ नया चीज़ निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, देखिए आगे दे रखा है। तो चलिए इसके साथ जो है ये एक पॉइंट एंड हो गया और वीडियो भी आधे घंटे का हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि और भी जो है हम आपको आगे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह है आपका गोल्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसको। तो ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, खासकर इग्नू के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि एवरीडे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है हम इसको ट्रांसलेट करें। इससे पहले हमने जो है वो इसमें आपका मेडिवल एंड वेस्टर्न एंड फिलॉसफी को भी मैंने कुछ पार्ट बनाए थे, लेकिन अचानक जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं उसको कवर नहीं कर पाया था। लेकिन धीरे धीरे जो है कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया नया बना के हम चलाते रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वो हम करते रहेंगे। चलिए बाय देन, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ, जस्ट वेट फॉर अनदर पार्ट, ओके। थैंक यू सो मच।